मेरा नाम अहमद है। मेरे अब्बू का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। जब मेरी उम्र 26 साल की हुई तो मेरी अम्मी ने एक दिन मुझसे बहुत ही अजीब बात कही, जिसे सुनकर मैं काफी हैरान हो गया था। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि वो मेरी शादी करना चाहती हैं और मेरे लिए उन्होंने लड़की भी तलाश कर ली है। एकदम से ये सब बातें सुनकर मैं काफी उलझ सा गया था, क्योंकि मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने अपनी अम्मी को हिचकिचाते हुए मना कर दिया और कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। अम्मी पहले तो अफसरदा हो गई, मगर फिर अम्मी ने मेरी बात मान ली। मैं बहुत हैरान था कि अम्मी ने मुझे लड़की के बारे में बताया भी नहीं था और सिर्फ यही कहा था, जो भी लड़की है वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। मैं सारा दिन उसी बारे में सोचता रहा कि रात होगी। रात को मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि मेरी छोटी बहन भागती हुई अंदर आई। उसका सांस फूला हुआ था। उसकी ये हालत देखकर मैं घबरा गया और पूछा कि गुड़िया क्या हुआ है। उसने जो खबर मुझे सुनाई वो सुनकर मेरी रूह लरस गई। मेरी छोटी बहन ने बताया कि अम्मी की तबीयत एकदम से बहुत खराब हो गई है। मैं डर गया और भागकर उसके साथ अम्मी के कमरे में गया तो वहाँ अम्मी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अम्मी अम्मी पुकारते हुए अम्मी को झंझोड़ता रहा, मगर अम्मी खामोश रही। मेरी बड़ी बहन ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल मिलाई और थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ गई। मैं और बड़ी बहन अम्मी को लेकर अस्पताल चले गए। डॉक्टर ने मेरी अम्मी का मुआयना किया और बताया कि मेरी अम्मी को दिल का दौरा पड़ा है। सुबह मेरी अम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर होगी। डॉक्टर ने हमें कहा था कि हम अम्मी को परेशानी या टेंशन नहीं देंगे, क्योंकि उनको फिर से दिल का दौरा भी पड़ सकता है। हम सब अम्मी की खिदमत करने लगे। फिर एकदम अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि बेटा, मेरी जिंदगी ना जाने कितनी बाकी है। मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे मरने से पहले ही शादी कर लो। मैं तुम्हें शादीशुदा देखकर चैन से मरना चाहती हूँ। अब तो इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने इस बात में सर हिला दिया। फिर अम्मी बोली कि बेटा, तुम उस लड़की से शादी करोगे जिसका मैंने तुमसे कहा था। मैंने हाँ कर दी। और फिर उस रात अस्पताल में हमसे मिलने एक लड़की आई थी जिसने निकाब कर रखा था। फिर अम्मी ने एक मौलवी साहब को भी बुलाया और यूं अस्पताल में मेरा उस निकाब वाली लड़की से निकाह करवा दिया गया और अस्पताल में सबको खजूर वगैरह तकसीम कर दी। और वहाँ ये सब देखकर बहुत हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे अस्पताल में पहली दफा किसी का ऐसे निकाह हुआ है। निकाह के बाद अम्मी ने मुझे कहा कि अपनी बीवी को लेकर घर चले जाओ और तुम्हारी बहनें मेरे पास अस्पताल रुक जाएंगी। मैं शादी से खुश तो नहीं था, लेकिन अपनी बीवी का चेहरा देखने के लिए बहुत बेताब था। मेरी बहनें अम्मी के पास रुक गईं और हम घर आ गए। मेरी बीवी घूंघट ओढ़े बैठी थी। जब मैं कमरे में पहुंचा और मुस्कुराते हुए जो ही उसका घूंघट उठाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे सामने जो मेरी बीवी बैठी थी वो उम्र में मुझसे तकरीबन 7 साल बड़ी थी। मैं 26 साल का नौजवान लड़का और वो 33 साल की थी। ना तो वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं देखता रह जाता और ना ही वो इतनी बस शक्ल थी, बस सांवले रंग की थी। ये सब देखकर मैं घबरा गया और फौरन कमरे से बाहर चला गया। सारी रात मैं घर से बाहर रहा और यही सोचता रहा कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इतनी आम सी लड़की से मेरी शादी करवा दी। 2 दिन बाद मेरी माँ अस्पताल से घर आई और अम्मी की तबीयत खराब थी और इसीलिए मैंने अम्मी से किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं किया और घर आ गया और अपनी बीवी के साथ ऐसे ही रहने लगा जैसे आम मियाँ बीवी रहा करते हैं। मेरी बीवी मुझे पसंद तो नहीं थी, मगर वो बहुत ही अच्छी थी। कुछ ही दिन में उसने अपने सलीका शुआरी और आजिज़ी से मेरा दिल जीतना शुरू कर दिया था। वो मेरे लिए वक्त पर खाना लाती, मैं घर आता तो पानी पिलाती, मेरे कपड़े वक्त पर धोती और इस्त्री कर दिया करती, सारे घर के काम बाकायदगी से किया करती, मेरी माँ और मेरी बहनों का भी ख्याल रखती। मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीवी थोड़ी अच्छी लगने लग गई थी। मुझे इस बात का गुस्सा था कि वो मुझसे 7 साल बड़ी है। मैंने कभी उसे बीवी की निगाह से नहीं देखा था, मगर वो जिस तरह मेरा ख्याल रखती मुझे अच्छी लगती। मैं शुरू में तो उससे गुस्से में बातचीत किया करता और हर वक्त डांटता रहता, मगर फिर मेरे लहजे में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने लगी और यूँ हमारी शादी को 2 माह गुजर गए। वक्त गुजरने लग गया था। एक दिन मैं सोया हुआ था जब मुझे रोने की आवाज आई तो मैं हैरान रह गया। ये आवाज बाथरूम से आ रही थी। मैं परेशान था कि रात के इस वक्त बाथरूम में कौन रो रहा है। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी बाथरूम से बाहर आ गई और मैंने उससे पूछा कि अंदर तुम रो रही थी? तो कहने लगी, नहीं, मैं तो नहीं रो रही थी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। लेकिन मुझे यकीन था कि वो सच में रो रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे कि मैं अपनी बीवी को अक्सर रोता हुआ देखा करता था और जब उसे रोने की वजह पूछता तो वो मुझे कुछ न बताती। वो झूठ बोलती कि मैं नहीं रो रही। ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करती थी कि मेरी बीवी क्यों रोती है। मैं ये वजह जानना चाहता था। एक दिन मैं काम से घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी आपा मेरी बीवी को बहुत डांट रही है और सिर्फ डांट नहीं रही बल्कि थप्पड़ भी मारा है। ये सारा मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था। पापा मेरी बीवी को कह रही थी कि तुम मनहूस हो, तुम जैसी बदसूरत औरत की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। हमारे भाई को और भी खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। मैं फौरन आपस से बोल पड़ा कि आपा, आप ये सब क्या कर रही हैं और ये शादी में इसकी क्या गलती है। फिर मैं हाथ पकड़कर अपनी बीवी
बीवी को कमरे में ले आया। अब ऐसा अक्सर होने लगा था। मेरी बहनें मेरी बीवी को अक्सर डांटा करती और फिर मुझे इल्म हुआ कि मेरी बीवी क्यों रोती है। मुझे अपनी बीवी से बहुत हमदर्दी होने लगी थी। मैं अक्सर अपनी बहनों से अपनी बीवी के लिए लड़ पड़ता। वक्त ऐसे ही गुजरता चला जा रहा था। मैं अपनी बहनों से बीवी के लिए लड़ता तो वो मेरी बीवी के खिलाफ बातें करके मेरा दिमाग वाश करती। मेरी बहनें मेरी बीवी की ऐसी ऐसी बुराइयां करती कि मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा आने लगता। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहनें सच कहती हैं या झूठ, लेकिन मुझे उन पर यकीन था। और मेरी माँ ने भी मेरी बीवी के खिलाफ मुझे उकसाना शुरू कर दिया। जब माँ ने मेरी बीवी की बुराई की तो मुझे यकीन हो गया कि खोट मेरी बीवी के अंदर ही है। उस रात मैंने अपनी बीवी को बहुत डांटा। मुझे दुख तो हुआ था, मगर क्या करता। माँ ने शिकायत की थी। वो चुपचाप बैठी मेरी डांट सहती रही। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी बीवी के खिलाफ मेरी बहनों की शिकायतें बढ़ने लगी। मैं भी अब अपनी बीवी से तंग आ गया था। मैं उससे कम ही बातचीत किया करता। वो मेरे लिए खाना लाती तो मैं जानबूझकर खाने में कोई न कोई कमी निकाल कर उसे डांट देता। कोई भी काम करती तो मैं उसे फजूल में गुस्से में डांट दिया करता। मुख्तसर ये कि मैं अपनी बीवी से अब तंग आ गया था। एक दिन मेरी आपी मेरे पास आई और उन्होंने आकर मुझसे बहुत ही अजीब बात कही, जिसे सुनकर मुझ पर सख्ता तारी हो गया। आपी ने कहा कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। ये सुनकर मेरे जहन माऊफ हो गया था। मैंने आपी से कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। आपी ने मुझे कहा कि वो अम्मी को मना लेंगी और मेरी शादी अपनी सहेली से कर देंगी। मैं पहले तो नहीं माना, मगर 3 दिन बाद आपी ने मुझे कहा कि उन्होंने अम्मी को मना लिया है। अब मैं राजी तो हो गया था, मगर यूं ही तलाक कैसे दे सकता था। फिर एक दिन मेरी बीवी मेरे लिए खाना पका कर लाई। खाने में नमक थोड़ा ज्यादा था। मैंने सोच रखा था कि आज नमक ज्यादा होने का बहाना बनाकर अपनी बीवी को डांटूंगा और तलाक दे दूंगा। मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया, लेकिन जो ही मैं उसे तलाक देने लगा, हमारे हमसाए मेरी बीवी के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनकर वहाँ आ गए। उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया था। यूँ मैं अपनी बीवी को तलाक देने से रुक गया। मुझे थाने ले जाया गया। फिर मामले को पुलिस ने सुलझा दिया और मेरी बीवी ने भी मुझसे माफ़ी मांगी, हालांकि उसकी गलती तो नहीं थी। उस दिन के बाद मेरी बीवी मुकम्मल बदल सी गई। अब वो कुछ ना बोलती थी, हर वक्त चुप रहती। बस रात होती तो मुझसे फटकरी और अंडे मंगवाती। उसके अलावा खाने में कुछ नहीं मंगवाती। मैं हैरत से उसे फटकरी और अंडे लाकर भी दिया करता। मैंने पंसार से फटकरी ली और दुकान से अंडे लिए और घर चला गया। मेरी बीवी दहलीज के बाहर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी और उसने मुझसे फटकरी और अंडे का शापर वसूल कर लिया। मैं हैरान था कि मेरी बीवी इस फटकरी और अंडे का रात को क्या करती है। मैंने सुबह ये जाने का फैसला कर लिया। अगले रोज नाश्ता करते हुए मेरी बीवी ने मुझे कहा कि रात को मेरे लिए फिर से फटकरी और अंडे ले आना। ये सुनकर मैं घबरा गया और कहा कि तुम रोज इतनी फटकरी और अंडे मंगवाती हो, इसका करती क्या हो। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, इसलिए वो सहम गई और कहने लगी कि रात को फटकरी और अंडे खत्म हो गए थे और इसी वजह से आज दोबारा फटकरी और अंडे मंगवा रही हूँ। मैंने उसकी बात मान ली और फिर काम पर चला गया। अगले रोज मैं दोबारा अपनी बीवी के लिए फटकरी और अंडे लेकर आया और उसे अपने हाथों से उसे थमा दिया और अपने कमरे में आ गया। लेकिन हैरत का झटका मुझे तब लगा जब अगले दिन मेरी बीवी ने फिर मुझसे ये कहा कि प्लीज आज रात भी मुझे पंसार से फटकरी और दुकान से अंडे ला दीजिएगा। मैंने फिर से पूछा कि जो फटकरी और अंडे कल लाकर दिए थे वो कहाँ हैं, तो कहने लगी कि इस्तेमाल कर ली और अंडे गिरकर टूट गए थे। मैं बहुत हैरान था कि पिछले कुछ दिनों में इतनी फटकरी और अंडों का उसने ऐसा क्या किया था। इतना तो एक इंसान भी सालों में इस्तेमाल करे खत्म नहीं होता, और अंडों का क्या करती होगी। ये बात मुझे बहुत परेशान करने लगी। मैं जानना चाहता था कि ये फटकरी और अंडे जाते कहाँ हैं। तो उसे 3 बार मैंने ये बात अपनी बीवी से भी पूछी, मगर उसने हमेशा यही बात कही कि बस रख के भूल गई, खत्म हो गई, इस्तेमाल कर ली। हर वक्त उसके पास नए बहाने होते थे। इन सब को अब अरसा गुजरने लगा था और मैं लगातार रोज़ अपनी बीवी को फटकरी और अंडे लाकर देता और वो फटकरी और अंडे रातों रात गायब हो जाते। मेरी अम्मी और बहनें भी इस चीज़ का मुशाहिदा करती। मेरी आपी मुझसे पूछती कि तुम रोज़ फटकरी और अंडे लाते हो, तुम्हारी बीवी उसका क्या करती है। मैं अफसुर्दगी में कहता कि आपी मुझे नहीं पता और बस वो रोज़ यही कहती है कि इस्तेमाल हो गई हैं। मेरी इस बात को मेरी आपी ने सर पर सवार कर लिया और ठान लिया था कि वो इस फटकरी और अंडे के राज को फाश करके ही रहेगी। मेरी आपी ने मेरी बीवी पर कड़ी नज़र रख ली, क्योंकि मेरी आपी को मेरी बीवी पर अजीब तरह का शक हो गया था। अब मेरा रवैया मेरी बीवी के साथ बेहतर होने लगा था। मैं अब उसे डांटता नहीं था, उसका ख्याल रखता और ख़ुद अपनी खुशी से रोज़ रात को फटकरी और अंडे लाकर देता। मेरी माँ और बहनें अब अगर मेरी बीवी के खिलाफ कुछ भी कहती हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। मेरी बहनें भी इस बात पर हैरान थी कि उसको एकदम क्या हो गया है और ये अचानक कैसे अपनी बीवी का गुलाम बन गया। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे अब अपनी बीवी से अपनायत होने लगी थी। उसके साथ रहना और गुजारना मुझे अच्छा लगने लगा था। ऐसे ही एक और महीना बीत गया। मेरी बीवी के बारे में मेरा नज़रिया बदलने लगा था। वो जब भी जागती तो मुझे 16 साल की लड़की जैसी जवान लगा करती। मुझे अपनी बीवी बहुत खूबसूरत लगती थी, जैसे वो परिस्तान की परी हो। मैं बहुत हैरान होता कि इस हसीन लड़की को मैं मारा करता था। मैंने अपनी बीवी से अपने अमाल की माफ़ी भी मांगी,
अब हर वक्त बीवी के पास रहने को मेरा दिल करता। मैं ना सिर्फ हर वक्त उसके साथ रहता बल्कि उसकी खिदमत भी किया करता, उसके लिए खाना पकाता और उसके सारे काम करता और उसे कोई काम ना करने देता। मेरी बहनें और माँ इस सबसे बहुत गुस्से में आती और मुझे खरी खरी सुना देती, मगर मैं उनसे लड़ पड़ता और कहता कि अपनी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। मेरी माँ मुझे बचपन का वास्ता देती और कहती कि उस वक्त को याद करो जब तुम्हारा बाप तुम बहन भाइयों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। मैंने तुम सबको अपने खून पसीने की कमाई से खिलाया पिलाया है और आज तुम अपनी माँ के मुकाबिल खड़े हो गई हो। मैं कहता कि अम्मी कुछ भी कहो मगर मेरी बीवी को कोई तकलीफ ना दो। अब बहनें और मेरी बीवी ने बहुत सह लिया है। ऐसे ही कई दिन गुजरे जा रहे थे। एक दिन मेरी आपी को उस फटकड़ी और अंडे का राज पता चल गया था और मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को डांटना शुरू कर दिया और डांटते हुए मेरी बीवी पर हाथ भी उठा दिया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरी आपी ने मुझे वो राज बताकर कायल करने की कोशिश की, मगर ये देखकर मेरा पारा हाई हो गया और मैंने गुस्से में अपनी बहन को घर से धक्के देकर निकाल दिया। आपी चीखती रही और चिल्लाती रही, मगर मैंने आपी की एक भी ना सुनी। मेरी छोटी बहनें और माँ भी मुझे रोकती रही, मगर मैंने कहा कि तुम में से अगर किसी को जाना है तो तुम लोग भी चले जाओ। मेरी माँ पहले ही बीमार थी। ये सब देखकर बिस्तर को लग गई। मेरी छोटी बहनें चुप करके अब सारा दिन गुजार दिया करती, किसी से कोई बात ना करती। माँ तो आधमुई होकर चारपाई पर पड़ी थी और मैं अपनी बीवी की खिदमत में मसरूफ रहता, सारा दिन उसका ख्याल करता और रात को उसके लिए फटकरी और अंडे लेकर आया था। मैं थोड़ा हैरान था कि रोज़ रात को फटकरी और अंडे कैसे ख़त्म हो सकते हैं, मगर फिर ना जाने ये बात कैसे खुद ब खुद मेरे जहन से निकल जाती और मुझे याद ना रहती। हाँ, मुझे दिन हो या रात उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपनी बीवी से फ़र्क पड़ता है। मैं हर वक्त उसके साथ रहना चाहता था। उसके साथ के सिवा मुझे इस दुनिया में कुछ भी पसंद नहीं था। नमाज़ों रोज़ों से भी अब मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा था। शायद 1 साल हो गया था मुझे नमाज़ पढ़े हुए। फिर एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ। मेरा एक दोस्त आलिम दीन था। वो एक दिन मुझसे मिलने मेरी दुकान पर आया। बातचीत के दौरान नमाज का वक्त हो गया था। मैं नमाज नहीं पढ़ने जाना चाहता था, मगर मेरा दोस्त मुझे ज़बरदस्ती नमाज के लिए ले गया। आज काफ़ी अरसे बाद नमाज़ पढ़कर मुझे बहुत सुकून मिला था। मैंने महसूस किया था कि अपनी बीवी से मिलने का जज्बा मेरे दिल में किस कदर कम हो गया है। उस रात मैंने दुकान पर देर तक काम किया, मगर ना शाम होते ही घर आ जाता। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी हमेशा की तरह मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने फटकरी और अंडे उसके हाथ में पकड़ाए और आराम करने के लिए कमरे में चला गया। आज मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, बल्कि इस बात का एहसास हो रहा था कि अपनी माँ और बहनों के साथ मैंने कैसा सलूक किया। यही सब सोचते हुए मैंने आंखें बंद करके लेटा रहा। फिर एक अजीब वाक़या हुआ था। मेरी बीवी आधी रात के वक्त बिस्तर से उठी और मुझे बगौर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सो रहा हूँ तो वो बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैं भी हैरान था कि मेरी बीवी कहाँ जा रही है। मैं भी बिस्तर से उठा और उसके पीछे चलने लगा। वो कमरे से निकली और फिर बावर्ची खाने में चली गई। मैं धीरे धीरे कदम उठाता उसके पीछे चला जा रहा था। वो बावर्ची खाने में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ा हुआ और छुप छुप कर अंदर देखने लगा। जब मैंने अंदर का मंजर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अंदर मेरी बीवी ने दियों का एक हसार बना रखा था और उस हसार के दरमियान बैठकर अजीबोगरीब विर्द कर रही थी और साथ साथ फटकरी और अंडे जलाए जा रही थी। वो इतनी तेज़ रफ्तारी से झूमते हुए फटकरी और अंडों पर कुछ पड़ रही थी कि एक आम इंसान उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता था। मुझे ये सब देखकर कराहत महसूस हो रही थी। मुझे खौफ भी आ रहा था। मैं जल्दी से वहाँ से चला गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह जब उठा तो उठकर फजर की नमाज़ पढ़ी और सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगी और पूछा कि या अल्लाह, ही क्या मामला है, मेरी मदद फरमा। नमाज के बाद मैं अपने दोस्त आलिम दीन के पास गया और जाकर सारा मसला बयान किया। मेरे दोस्त ने मेरी बात सुनी और फिर जो बात उसने मुझे बताई वो सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे दोस्त ने बताया कि मेरी बीवी काला जादू करती है और किसी और पर नहीं, मुझ पर ही करती है। ये सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हें यकीन है ना? तो उसने कहा कि मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारी बीवी तुम पर जादू करती है और तुम्हें अपने हसार में करती। इस काले जादू की वजह से तुम हमेशा अपनी बीवी के बारे में सोचते रहते हो और अपनी माँ बहन के साथ बुरा सलूक करते हो। ये सब सुनकर मुझे एहसास होने लगा 1 साल से जो कुछ हो रहा था वो सब मेरी बीवी के इस काले जादू की वजह से हो रहा था। मैंने ये सारी बात अपने दोस्त को बताई तो उसने मुझे एक पानी की बोतल दी और कहा कि ये पाक कलाम वाला दम किया हुआ पानी है, इसे पियो। उसके पीने से तुम पर किसी भी किस्म का कोई जादू का असर नहीं होगा। उसके अलावा उसने मुझे ताकीद की कि 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करो, तुम अपनी बीवी के जादू से महफूज रहोगे। मैं काफ़ी हैरान था। पानी की बोतल लेकर अपने घर आ गया। मैंने अब सारी नमाजें भी पढ़ना शुरू कर दी और कुरान पाक की तिलावत भी शुरू कर दी। मेरी बीवी का जादू मुझ पर कम होने लगा था। मैं अब रोज़ रात को उसका पीछा करता और किचन में जाकर देखता कि वो क्या करती। अमल की मिकदार भी बढ़ाती थी, मगर मेरा रब मुझे उससे बचा रहा था। एक दिन मैं अपनी माँ के कमरे में गया जो बेसुध पड़ी थी और माँ से बात करने की कोशिश की। मेरी छोटी बहनों ने मुझे माँ से बात करने से रोक दिया। मैं मिन्नत समाजत करता रहा तो मेरी माँ ने हाथ का इशारा किया और कहा कि बात करो। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा कि अम्मी मुझे माफ़ कर दें। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, काश मैं तुम्हारी माँ ना होती तो तुम्हें कभी माफ़ ना करती, लेकिन मैं तो तुमसे नाराज़ हूँ ही नहीं। मैं अम्मी के गले लग गया और कहा कि अम्मी, आपी को भी वापस घर लाना चाहता हूँ, वो कहाँ हैं? अम्मी ने कहा कि तुम्हारी आपी को भी वापस ले आएंगे।
फिर मैंने अम्मी से कहा कि आपने मेरी शादी इतनी बड़ी उम्र की लड़की से क्यों की। अम्मी कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे बाप का एक दोस्त था जिसने मरने से पहले तुम्हारे बाप से वादा किया था कि उसकी एक बेटी की शादी अपने बेटे से करेगा, और यही वजह थी कि मुझे तुम्हारे बाप के मरने के बाद इस वादे को पूरा करना था और उसी लड़की से तुम्हारी शादी भी करनी थी, और मैंने कर भी दी थी। मैं अपनी अम्मी के गले लग गया और कहने लगा कि मैंने यूं ही फजूल में आपको गलत समझा। अम्मी ने मुझे थपकी दी और मेरे आंसू पोंछे और कहा कि कल हम तुम्हारी बहन को लेने जाएंगे। उस रात फिर से मेरी बीवी रात को बावर्ची खाने में गई और मैं मामूल के मुताबिक उसके पीछे गया। मैं उसे छुप कर देख रहा था, मगर उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। मुझे देखते ही वो जोर जोर से चीखने लगी और मेरे कदमों में आकर गिर गई और ज़ारों कतार रोने लगी और कहने लगी कि मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए इतना सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो चीखे जा रही थी। मैं उनसे डर रहा था। मैंने जल्दी से पाक पानी उस पर फेंका तो वो बेहोश होकर गिर गई। सुबह मेरी बीवी को होश आया तो वो रोने लगी और फिर मैंने उससे पूछा कि उसने ये सब क्यों किया। तो वो कहने लगी कि मैंने हमेशा ज़िंदगी अकेले गुजारी थी। मेरा बाप मुझे छोटे होते ही छोड़ गया था। माँ मर गई और शोहर को मैं पसंद नहीं आई। मेरी नंदे और सास मुझ पर जुल्म करती थी और उनका करना भी बनता था। कौन बर्दाश्त करता। लड़के से उस बड़ी उसकी बीवी को। मैं सास और नंद और शोहर के जुल्मों से दम से तंग आ चुकी थी और बहुत परेशान रहती। मेरी एक सहेली ने मुझे कामिल बाबा के पास जाने का मशवरा दिया। मैं कामिल बाबा के पास गई तो उसने मुझे ये अमल बताया और उसने कहा कि इस अमल से तुम अपने शोहर को काबू में कर सकोगी। और फिर मैंने यही अमल शुरू कर दिया। मेरा शोहर मेरा होने लगा था और काफी देर ये सब चलता रहा, मगर फिर मेरे हाथ से ये सब निकलने लगा। मेरी बीवी रोने लगी और सबसे माफी मांगने लगी। मैंने अपनी बीवी के आंसू पहुँचे और कहा कि इसमें तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी गलती है। मैंने अपनी बीवी को माफ़ कर दिया। मेरी अम्मी और बहनों ने भी मेरी बीवी को माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद मैं अपनी आपी से माफ़ी मांगकर उसे अपने घर ले आया। अब मैं अपनी बीवी से नफरत नहीं करता बल्कि उसे दिल से कबूल कर चुका हूँ। काश मैं ये सब बहुत पहले समझ जाता और मेरी बीवी को ये कदम ना उठाना पड़ता। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए। अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।